नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास, हथियार दिखाकर जान से मारने की दी धमकी। कांस्टेबल की मौत से पूरे पुलिस महकमे में छाया शोक, पुलिस लाइन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कल फिर होगी मॉक ड्रिल, हवाई हमलों से बचने का होगा अभ्यास। बुजुर्गों को दिया सीपीआर का प्रशिक्षण, दस्तावेज बनाए। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। माता का थान थाने के हिस्ट्री शीटर ने एक हेड कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। हेड कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की तो मुंह पर मुक्का मारा, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसने जोधपुर पुलिस को चुनौती देते हुए उसके झगड़े में टांग नहीं फंसाने की धमकी दी। एक वीडियो भी सामने आया है। हिस्ट्री शीटर गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास करते उस वीडियो में दिख रहा है। हेड कांस्टेबल और साथ वाले सिपाही ने जैसे तैसे खुद को बचाया। स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर शामिल है। बाकी अन्य को भी नामजद किया गया है। माता का थान पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल प्रताप राम रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। रिपोर्ट में बताया कि माता का थान थाने के हिस्ट्री शीटर राहुल कच्छावा और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत मिली थी। इसकी जांच करने वह सुबह अपने साथी कांस्टेबल कैलाश के साथ संत रविदास कॉलोनी गए थे। हिस्ट्री शीटर और उसके साथी घर पर नहीं मिले। पुलिस टीम भदवासिया से रामसागर रोड की और अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने में लगी। इस दौरान सुबह करीब 11 बजे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो पुलिस टीम के पास आकर रुकी। गाड़ी में चालक सहित कुल 4 लोग बैठे थे। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हिस्ट्री शीटर राहुल कच्छावा बैठा था। उसके साथ संत रविदास कॉलोनी में रहने वाले गौरव चौहान, नीरज चौहान और सुनील उर्फ बाड़ा भी बैठे हुए थे। उन्होंने राजकार्य में बाधा डालते हुए गाली गलौज की। बदमाशों ने कहा कि जो शिकायत पुलिस को मिली है वो मामला हमारे और करण के बीच का है, पुलिस बीच में पंचायती क्यों कर रही है। इस दौरान राहुल कच्छावा ने स्कॉर्पियो को बार बार आगे पीछे कर पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। अवैध बजरी खनन एवं परिवहन को लेकर माफियाओं की हत्या का शिकार हुए पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी की हत्या के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक छा गया है। उनके शव को आज दोपहर में मथुरादास माथुर अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस लाइन लाया गया, जहां पर पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के साथ शव को अंतिम विदाई दी गई। शव को लेकर परिजन मूल गांव लोहावट पहुंचे, जहां शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। कांस्टेबल सुनील का मंगलवार की रात को निधन होने के बाद समूचे पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई थी। वह रविवार को लूड़ी थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के समय अवैध बजरी डंपर को रोकने के प्रयास में बजरी माफियाओं की हत्या का शिकार हुए। वह बुरी तरह घायल हो गए थे और 2 दिन तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए मंगलवार की देर रात मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सरपंच पति हापूराम भी शामिल है। बता दें कि रविवार को लूनी थाना क्षेत्र के खेकाडली गांव की मूलजी की प्याऊ के पास पुलिस लाइन से चेतक ड्यूटी में तैनात सुनील खिलेरी ने एक बजरी से भरे डंपर को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन चालक और उसके साथी डंपर को भगा ले गए, जिस पर पुलिस ने पीछा भी किया और रोका। लेकिन इस दौरान डंपर चालक ने रोकने के लिए डंपर के आगे खड़े कांस्टेबल को कुचलते हुए मौके से भाग छूटा। साथ ही कांस्टेबल उसको तुरंत चेतक वाहन में डालकर एमडीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सघन इलाज की व्यवस्था की। लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। बिल्कुल 2 दिन पहले ये बहुत ही दुखद घटना घटी थी और 2 दिन से जो हमारा जांबाज सिपाही है सुनील बिश्नोई, इसका एमडीएम में इलाज चल रहा था। हम सारे जितने उच्च अधिकारी है, सीपी साहब, मैं, बाकी सारे जितने अधिकारी हैं, कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के संपर्क में थे। इसका बेस्ट जो भी करवा सकते थे यहाँ पर इलाज वो करवा रहे थे, परंतु कल देर रात जो है ये घटना घटी और उसकी मृत्यु हो गई है। अभी हम यहाँ पुलिस लाइन में उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अब इसकी बॉडी जो है इसके लोहावत में जो इसकी पुश्तैनी गांव है वहाँ ले जाई जाएगी। बाकी जहाँ तक इस घटना की बात है, इसमें हमने 4 गिरफ्तारियाँ कर ली हैं
और जितने भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि उसे उसकी जो खातेदारी की ज़मीन है उसको निरस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है और केवल उसकी ही नहीं, लूनी क्षेत्र में जितने भी इस तरीके के अवैध गतिविधि में जो भी लिप्त होंगे सबकी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सूची बनाई जा रही है। उनके विरुद्ध आगामी दिनों में आप सख्त कार्रवाई देखेंगे। जोधपुर में महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मथुरादास हॉस्पिटल के गर्ल्स हॉस्टल में डॉक्टर की बॉडी मिलने से दहशत फैल गई। डॉक्टर कविता वर्मा यहां पीजी की तैयारी कर रही थी। मंगलवार रात उनके कमरे से बदबू आने पर दूसरे डॉक्टर्स ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेट तोड़ा तो डॉक्टर कविता की बॉडी पलंग पर पड़ी मिली। आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत 2 दिन पहले हुई थी। परिवार ने बताया कि पिता के निधन के बाद से वो तनाव में थी। हालांकि मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। शास्त्री नगर थाना पुलिस के अनुसार कविता सवाई माधोपुर की रहने वाली थी। वो फीमेल हॉस्टल 9 की 5वीं मंजिल पर रूम में रहती थी। उनके कमरे से बदबू आने लगी तो दूसरी डॉक्टर्स ने उनका गेट खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। डॉक्टर कविता के भाई वीरेंद्र व अन्य रिश्तेदारों ने बताया कि उनके पिता एलआईसी में एओ के पद पर थे। करीब 3.5 साल पहले उनके ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। उसके बाद से कविता परेशान रहने लगी थी। पढ़ाई में भी बैक आने से वो तनाव में रहती थी। रविवार रात को घर वालों से हुई बातचीत में वो सही लग रही थी। जानकारी के अनुसार डॉक्टर कविता 2014 बैच की स्टूडेंट थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कविता के कुछ बैक लगे थे। इसकी वजह से उसकी एमबीबीएस पूरी होने में 9 साल लग गए। मार्च में इंटर्नशिप पूरी हुई थी। इन दिनों वो यही हॉस्टल में रहकर 15 जून को होने वाली पीजी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मथुरादास माथुर के अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है। फिर पुलिस की प्रेजेंस में उसकी गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे चित लेटी बॉडी मिली है। एफएसएल टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया। आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है सर? दृष्टिया तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि बीमारी से है या कुछ खाया है। बाकी हैंगिंग तो है नहीं, लेटी हुई है। अच्छा, कौन सा बैच की थी, कहाँ की रहने वाली? ये सवाई माधोपुर की रहने वाली है और 2014 बैच की है। इनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होगी, फिर एग्जाम के लिए कोई रुकी होगी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम ने ऑपरेशन भोकाल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर तस्करों के कब्जे से 750 ग्राम अफीम दूध बरामद किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन कर रही है। उसी के चलते शातिर तस्कर के कब्जे से 750 ग्राम अफीम दूध बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने स्विफ्ट डिजायर कार में एक खुफिया बॉक्स बना रखा था जिसमें वह तस्करी का माल छुपाता था। आरोपी लंबे समय से तस्करी में लिप्त था। उससे पूछताछ जारी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान में 29 मई को एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजेंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी बॉर्डर से लगते जिलों में मॉक ड्रिल के लिए खास तैयारियां की जा रही है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को जोधपुर में भी मॉक ड्रिल होगी। हालांकि अभी समय तय नहीं किया गया है। बाड़मेर कलेक्टर टीना रावी ने बताया कि कल मॉक ड्रिल को लेकर निर्देश मिले हैं। इस संबंध में बैठक कर समय तय किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले 7 मई को भी राजस्थान में हवाई हमलों से बचने के लिए 28 शहरों में मॉक ड्रिल की गई थी और हवाई हमलों की चेतावनी के सायरन बजाकर लोगों को आगाह किया गया था। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था। इससे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। सरकार का ऑफिशियल पोजीशन है इट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को आप लोगों को ध्यान हो तो पहली मॉक ड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल सेकेंड मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज़्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉक ड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था।
और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं उन सबको भी बंद करना है। तो इसमें क्या होता है कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऑलरेडी आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जैसा अपन ने सबने किया था 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, कि अपनी जो लाइट्स वगैरह ऑलरेडी अपन कम से कम लेवल पर रखते थे, अनावश्यक लाइट्स वगैरह नहीं रखते करते थे। तो जैसे ही सायरन बजता था, जैसे ही जो इनकमिंग एयर रेड की अपने पास भी सूचना आती थी और सायरन बजता था, तो तुरंत अपन ने जो थोड़ी बहुत जो लाइटें जली होती थी एसेंशियल, उनको भी बंद करके सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। और उसके बाद में जब क्लियरेंस वाला सायरन बजेगा उसके बाद ही अपनी लाइट्स टर्न ऑन करना। जो अपने जो सायरन है ये सब 1971 की वॉर के उसके टाइम के लगे थे, तब शहर भी छोटा था और ये टेक्नोलॉजी भी उस टाइप की थी। तो नेचुरली उसके बाद में शहर में इतना विस्तार हुआ है, कई सारे आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हुआ कर रहा है, तो नेचुरली ये सायरन जो है सभी जगह नहीं सुनाई देते करते। इसको लेके हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ पर, जिसने 35 नई लोकेशन सायरनों के लिए आइडेंटिफाई की है। और अब हमने उनका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, हम 35 सायरन नए खरीदने का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये अपग्रेडेशन का कार्य तो सतत रूप से चलता रहेगा। अभी वर्तमान में मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब मॉक ड्रिल का सायरन बजे तो काइंडली आप मॉक ड्रिल के प्रोटोकॉल्स की पालना करें। इसमें जो भी जैसे हमारे मॉक ड्रिल के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हर मॉक ड्रिल के, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स टाइम होता है और जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं सब नोट डाउन किए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजा जाता है फॉर करेक्टिव। नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पेंशन संबंधित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए कुलपति का घेराव किया। इन कर्मचारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताएं है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का बजट ही पारित नहीं है, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा अनियमित भुगतान किए जा रहे हैं, जो कि शक के घेरे में है। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। होश में आके बात करो, कर्मचारियों को पेंशन दो, कर्मचारियों को पेंशन दो। विश्वविद्यालय के मंदिर में जहां एक शिक्षक अपने जीवन पर्यंत अपने विद्यार्थियों को और आम आदमी को यह सिखाता है, यह सलाह देता है कि अपनी हर बात के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी सत्यता के साथ अपनी बात रखें, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हीं शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के उन्हीं कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना देना पड़ जाए। विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी पिछले कई दिनों से पेंशन की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं, इसी के चलते वह धरना भी दे रहे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सर क्या है पूरा मामला, कब से आप लोग यहाँ बैठे हैं? अभी हम 19 तारीख को हमारा प्रदर्शन था और 19 तारीख को ही हमने तय किया कि 20 तारीख से हमारा धरना और प्रदर्शन होगा। रोजाना 2 घंटे हम विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में धरना और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के लिए परेशान हैं। हर महीने हमें धरना प्रदर्शन करके, कुलपति का घेराव करके हमें पेंशन मिलती है। तो उस दुविधा को कब तक झेलेंगे, जब हमारे कुलपति भी अभी नहीं है, न कुल सचिव है, न वित्त अधिकारी है। तो विश्वविद्यालय पिछले 2-3 महीनों से बिना किसी अधिकारी के चल रहा है। हम इस बात को गवर्नर साहब को, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को अवगत करा रहे हैं कि विश्वविद्यालय बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी के चल रहा है। आप उन पर सख्त कार्रवाई करिए, उनको निर्देश दीजिए कि वो जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश रजिस्ट्रार महीने में 5-7 दिन आती है तो 2 घंटे बैठ के वापस चली जाती है। कुलपति 1 महीने से आए थे, 25 तारीख को गए थे उदयपुर, 25 तारीख को वापस आए। हम यहाँ धरने पे बैठे थे, हमने कुलपति से कहा कि आप आइए। वो मीटिंग करते रहे घर पे, लेकिन यहाँ हमारे बार बार आग्रह के बावजूद भी नहीं आए। तो हमने उनको कहा कि आपकी मीटिंग को हम डिस्टर्ब करेंगे, आप आ जाइए। तब वो 1:45 बजे आए
और आकर के हमें बताने लगे कि हमारा ये हमने कहा साहब हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, आपने 3 महीने से पेंशन नहीं दी हमें, इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को 6 महीने से नहीं दी, तो हमें पेंशन कब दे रहे हैं आप हमें डेट बताइए। आप बहाने जो बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वो नाटक हमें नहीं चाहिए। डेट समय आप बता दीजिए, इस डेट को हम सबकी पेंशन रिलीज करेंगे। पिछले कितने महीनों की पेंशन बकाया है और क्या लगता है कि कब तक यही सब चलेगा? पिछले 6 महीने से हमारी पेंशन बकाया है। इसको लेकर के हमने कई बार मौखिक तौर पर वाइस चांसलर से या प्रशासन से बात की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इतने गंभीर नहीं है इस विषय को लेके। और आमदनी विश्वविद्यालय की ये नहीं है, छात्रों की फीस है, और भी कई तरह के हमारे जो एफिलिएशन कॉलेज वाले हैं उनका भी धन हमारे पास आता है। लेकिन जिस नगरी का राजा ही अव्यवस्थित होगा तो प्रजा को तो भुगतना ही है। आज हमारा कुलपति पिछले 1 महीने से गायब है, महीने बाद वापस आया है और आकर भी एक बहाना बना रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मैं सरकार से मांगूंगा। 91 में पेंशन हमारी कंपलसरी रूप से राज्य सरकार ने लागू की थी, उसके बाद से लेकर पेंशन मिल रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद में हमें पेंशन के लिए यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। इसलिए हमारी इस बार ये मांग है कि आज 70-75 वर्ष का कर्मचारी जो उठने की भी लायक नहीं है, कई अस्वस्थ है, कई की पारिवारिक पेंशन है, 6 महीने से किस प्रकार से अपना काम चला रहे होंगे। ये दायित्व बनता है विश्वविद्यालय प्रशासन का और सरकार भी इसमें जिम्मेवार है। सरकार ने हमको पेंशन देने के लिए कहा है कि आपको 91 से कंपल्सरी अनिवार्य रूप से पेंशन जारी करनी चाहिए। जब पेंशन जारी की है तो उसकी कोई फंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन हम पिछले काफ़ी समय से परेशान हैं, धरने प्रदर्शन करके हर बार ऐसा ही होता है पिछले 2 वर्षों में कि 2 महीने की पेंशन चढ़ती है, फिर हम प्रदर्शन करते हैं, फिर 1 महीने की दे देते हैं। हम इस बार जो हमने ये आंदोलन किया है या हमारी जो इस बार राह हमारी थोड़ी गंभीर जरूर है, कड़ी भी है, मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार हमारा ये मंशा है और हमारा ये संकल्प है कि इस बार हम ये पेंशन लेकर ही ये धरना यहाँ से समाप्त करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय जोधपुर द्वारा बुधवार को रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया गया। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से आयोजित शिविर में करीब 21 निजी कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट के लिए साक्षात्कार किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार अलग अलग कंपनियों में साक्षात्कार दिया। रोजगार उत्सव के दौरान युवा पूरे जोश और उत्साह के साथ साक्षात्कार देने के लिए पहुंचे। युवाओं को आगामी रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए उनकी काउंसलिंग भी की गई। उसमें अपने को सबसे पहले आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो एजेंसी एम्प्लॉयमेंट देना चाहती है, जरूरी नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन करे, आपको भी उसका सिलेक्शन करना है कि मुझे कहाँ पे इंटरव्यू देना चाहिए। आप अपनी स्किल, अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पे ये देखें कि इनमें आज जो इतने 20 एजेंसीज बैठी उसमें कहाँ मुझे अप्रोच करनी चाहिए। वो आप खुद को मूल्यांकन खुद का ही करना होगा। उसके बाद आप जो भी एजेंसी है उसके जो अधिकारी यहाँ बैठे पदाधिकारी उनसे बात करें, अपना बायोडेटा उनको दिखाएं और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। यदि आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ज़रूर देखें कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो कौन सा सेक्टर है, आपके इंटरेस्ट का सेक्टर होना चाहिए। खाली रोजगार के लिए अपने को वहाँ पे इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। आपकी रुचि भी होनी चाहिए उसके अंदर और आपका स्किल जो है उसके अंदर होना चाहिए, तो आप बेहतर काम कर सकोगे वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज दिनांक 28 मई को 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। कुल 20-21 कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें विभिन्न तरह के उनको रोजगार के मांग की आपूर्ति के अनुसार चाहिए। उसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार आसामी भाग ले रहे हैं। वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं। और इस रोजगार सहायता शिविर में 3 तरह के हमने रखे हैं प्रोग्राम, जिसमें रोजगार
स्वरोजगार और प्रशिक्षण। जो स्किल डेवलपमेंट जाना चाह रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम अधिकारी है वो आए हुए हैं। तो इस तरह से पूरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है। लड़के भी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी कंपनियों में इंटरव्यू दे रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित पहल के तहत बुधवार को शनिश्चर जी के थान स्थित हॉल में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का संचालन जिला प्रशासन जोधपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, श्री शनिश्चर थान ट्रस्ट एवं ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया कि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत व अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बुजुर्गों के संपूर्ण स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं अधिकारों पर केंद्रित विविध सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सुबह तन मन की ताजगी के लिए योग एवं ध्यान सत्र का आयोजन हुआ। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। उन्हें पोषण एवं वृद्धावस्था आहार विशेषज्ञ द्वारा खाने पीने की वस्तुओं को लेकर उपयोगी सुझाव दिए गए। साथ ही उन्हें सीपीआर का प्रशिक्षण भी दिया गया। दोपहर के सत्र में सामाजिक सुरक्षा लाभों की जानकारी, पेंशन, स्वास्थ्य योजना आदि, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम पर संवाद तथा लीड बैंक द्वारा वित्तीय योजना एवं डिजिटल साक्षरता सत्र का आयोजन हुआ। कार्यशाला में आयुष्मान वय वंदना कार्ड का पंजीकरण, योगा प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन, दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सेवाएं भी निःशुल्क प्रदान की गई। इसके ऊपर लाना है, ऐसे खड़े होकर नहीं ले सकते आप। 90 डिग्री का मतलब आपका जो कंधा है वो मरीज के गर्दन की सीट के अंदर होना चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया। अब जोर लगाते वक्त ना तो आपको ये वाला जॉइंट काम लेना है, ना आपको ये वाला जॉइंट काम में लेना है। आपको काम में लेना है आपके शरीर का भार, बाहर से नीचे जाओ, वापिस ऊपर आओ। ठीक है, इस प्रकार से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार आज पूरे राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम एवं वरिष्ठ नागरिकों कल्याण योजना के संबंध में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत जोधपुर जिला मुख्यालय पर भी शनिश्चर का थान स्थित हॉल में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित राज्य सरकार और भारत सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार किया जा रहा है, जोधपुर जिले में ऐसे जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक की है, उनको आयुष्मान मेडिकल योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सीपीआर की उनको ट्रेनिंग दिलाई जा रही है, योगा के क्लास लगवाई जा रही है। बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बैंक में जो योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित है उनको वित्तीय लिटरेसी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के जो कानूनी अधिकार है उन कानूनी अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन उपयोगी कल्याणकारी की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुँचे, उसका आम व्यक्ति को लाभ पहुँचे। इसके साथ में समाज में कई प्रकार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसका समाधान तुरंत हम कैसे कर सकें, उसका उपचार तुरंत करके उस व्यक्ति को, उस घटना से लोगों को हम बचा सकें, इस तरह की चर्चा और उसके साथ उनका ज्ञान की वृद्धि करने का काम इस गोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। वास्तव में आम व्यक्ति के लिए उपयोगी है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एवं रेलवे परिसर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में जोधपुर मंडल द्वारा बुधवार को एकल प्रयोग प्लास्टिक पर रोक हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान में मंडल के अंतर्गत आने वाले NSG 2 से NSG 4 श्रेणी के प्रमुख रेलवे स्टेशनों जोधपुर, जैसलमेर, मेड़ता रोड, नागौर, बाड़मेर, पाली, मारवाड़ एवं नोखा स्टेशनों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत प्लेटफॉर्म पर कार्यरत स्टॉल विक्रेताओं को
एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक बोतलों के उपयोग से बचने एवं वैकल्पिक उपाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अभियान का नेतृत्व मंडल के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं मुख्य वाणिज्य निरीक्षक द्वारा किया गया, जिन्होंने विक्रेताओं एवं यात्रियों से संवाद स्थापित कर पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की भावना को जागृत किया। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसर को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल एवं प्लास्टिक मुक्त बनाना है। जोधपुर मंडल भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रयासों द्वारा जन जागरूकता को सुदृढ़ करता रहेगा। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन तथा एनीमिया विषय पर जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन लघु उद्योग भारती कौशल विकास केंद्र न्यू पावर हाउस रोड जोधपुर में किया गया। इस कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य माहवारी एवं एनीमिया जैसे संवेदनशील विषयों पर सही जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाना और समाज में व्याप्त मिथकों का खंडन करना रहा। कार्यशाला में उप निदेशक महिला अधिकारिता फरसाराम बिश्नोई ने एनीमिया की परिभाषा, कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया का प्रमुख कारण खान-पान में पौष्टिक तत्वों की कमी है, जिसे सही आहार और जागरूकता से रोका जा सकता है। संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता सुनीता बेनीवाल ने माहवारी चक्र, स्त्री प्रजनन प्रणाली एवं गर्भावस्था के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2025 की थीम टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड पर विस्तार से चर्चा की और प्रतिभागियों से इस दिशा में सहयोग की अपील की। सिरोही जिले के आबू रोड रिको थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 60 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आबू रोड रिको थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि एसपी अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर राजस्थान गुजरात सीमा पर स्थित मावल चौकी पर नाकाबंदी की जा रही है। मंगलवार रात करीब 11 बजे नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक आया जिसमें गन्ने भरे हुए थे। पुलिस ने ट्रक को साइड में रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो उस पर शक हुआ। पुलिस ने ट्रक से गन्ने को उतरवाकर तलाशी की तो उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिली, जिस पर उसे मावल चौकी पर लाया गया। शराब की पेटियां गिनी गई, जिसमें कुल 607 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मामले में चालक और खल्लासी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। जो हमारी मावल चेक पोस्ट पड़ती है तो गुजरात बॉर्डर पे है, उस पे पिछले 1 वीक के अंदर हमने 2 बड़ी कार्रवाई की है शराब के खिलाफ में और दोनों को लेकर जांच चल रही है और माल कहां से लेके आए थे भर के। और क्योंकि जो चेक पोस्ट है उसको हम 24/7 उसको ऑपरेट कर रहे हैं और फुल फ्लेज हमारी वो चेक पोस्ट ऑपरेट हो रही है और जिसकी वजह से हमारी कामयाबी इसके अंदर मिली है। और भी हमारा जो लोकल मुखबिर तंत्र है कहाँ से आ रहे हैं उसको हमने एक्टिवेट किया है और जिसको चलते हुए ये कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। सर, ये कितनी लागत की? लगभग दोनों को हम काउंट करते हैं 1 करोड़ के आसपास की सर। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास, हथियार दिखाकर जान से मारने की दी धमकी। कांस्टेबल की मौत से पूरे पुलिस महकमे में छाया शोक, पुलिस लाइन में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। कल फिर होगी मॉक ड्रिल, हवाई हमलों से बचने का होगा अभ्यास। बुजुर्गों को दिया सीपीआर का प्रशिक्षण, दस्तावेज बनाए। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।